बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन संदूर वालों के साथ हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब हो गए, लेकिन इसमें से कुछ नए फितने निकलने का अंदेशा है और एक फौरी रिज़ल्ट हमने देखा है कि भारत की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई और उसने पाकिस्तान पर हमले की बातें कर दी हैं। पाकिस्तान पर हमले की क्या पोजीशन है और इसमें ऑपरेशन संदूर वाले मौलवी उमर और अख्तर कश्मीरी वगैरह ये क्या किरदार अदा करेंगे, ये हमें देखना है। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि इस ऑपरेशन संदूर से जो समझौता हुआ है उसने पाकिस्तान के आइन और कानून की नफ़ी कर दी है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूँगा, मुख्तसर बात करूँगा। पहली बात तो ये है कि इस माहदे में आपने देखा कि ये कहा गया कि जो शहरी शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलेगा, उनके कत्ल की FIR दर्ज होगी। बिल्कुल ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन इसमें शहरियों से ज़्यादा पुलिस वाले शहीद हुए हैं और 200 पौने 200 के करीब पुलिस वाले शदीद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कई माजूर हो चुके हैं। उन्हें कत्ल करने वालों के ख़िलाफ़ कोई FIR नहीं कटेगी, ये तय हुआ है। मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के आइन और कानून में गैर तहरीरी तौर पर लिख दिया गया है कि मॉब अगर पुलिस वालों को कत्ल करे तो कोई पर्चा नहीं कटेगा। मॉब को इजाज़त है कि वो जब चाहे किसी पुलिस वाले को मार दे। दूसरा, इसमें ये किया गया है कि आज़ाद कश्मीर को तालीम भी मुफ्त, बिजली भी मुफ्त और इलाज की सहूलतें भी मुफ्त। पाकिस्तान के आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान के किसी सूबे को, किसी इलाके को मुफ्त तालीम नहीं है, मुफ्त इलाज नहीं है, मुफ्त बिजली नहीं है। आज़ाद कश्मीर में तो मामला और भी दिलचस्प है। वहाँ अब सनतों के लिए भी बिजली मुफ्त कर दी गई है। यानी सनतों, इंडस्ट्री जो है वो बिजली का बिल देकर सार्फिन से मुनाफा वसूल करती है। वो मुनाफा वसूल करती रहेगी, अपनी चीज़ें बेचती रहेगी, लेकिन बिजली की कीमत नहीं देगी। 3 रुपये यूनिट या 6 रुपये यूनिट कोई कीमत नहीं है, ये मुफ्त के बराबर है। और लतीफ़ा इसमें यह भी है कि कहा जाता है कि आज़ाद कश्मीर में 90% लोग बिजली का बिल देते नहीं हैं, बिल आता है फाड़ कर फेंक देते हैं। और हुकूमत की तरफ से हदायत है कि किसी से ज़बरदस्ती बिजली का बिल वसूल नहीं किया जाए। चुनाचे वहाँ गैस के हीटर नहीं है, वहाँ सारे के सारे हीटर बिजली के हैं और बिजली का हीटर गैस के हीटर से 10 गुना ज़्यादा महंगा पड़ता है। लेकिन जहाँ बिजली मुफ्त हो तो वहाँ बिजली का भी आइडियल है, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी पानी गर्म करता है। गैस का हीटर या गीज़र बड़ी देर से पानी गर्म करता है। इसी तरह सर्दियों में गैस के हीटर नहीं लगाए जाते बल्कि बिजली के हीटर लगाए जाते हैं। ज़ाहिर है बिजली मुफ्त है तो ठीक है। यहाँ वो लोग जो बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि कश्मीर के लोगों ने अपने जायज़ हकूक़ हासिल किए हैं, अगर ये हकूक़ जायज़ हैं तो मेरा सवाल ये है कि ये जायज़ हकूक़ पंजाब, सिंध, KP, बलूचिस्तान को क्यों नहीं दिए जाते, उनको क्यों नहीं दिए जा रहे। अच्छा, इसमें जो तनाज़े वाली बात है वो ये है कि ऑपरेशन संदूर वालों का मुतालबा था कि कश्मीर के जो मुहाजिरीन की सीटें हैं कश्मीर असम्बली में वो सारी की सारी ख़त्म की जाए। इस मुतालबे की तायीद इंडिया ने भी की और वजह इसकी एक ही है, अगर ये सीटें नहीं होंगी तो पाकिस्तान का वो मौक़िफ़ ख़त्म हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर सारे का सारा एक इकाई है और ये पाकिस्तान का हिस्सा है सारे का सारा। और इस इकाई को अलामती तौर पर हमने इस तरह ज़ाहिर किया है कि जो इलाके इंडिया के कब्ज़े में हैं उनकी नुमाइंदगी अलामती तौर पर हम पाकिस्तान में इन कश्मीरी मुहाजिरीन के ज़रिए पुर करते हैं। तो जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो कश्मीर पर से पाकिस्तान का दावा ख़त्म हो जाएगा। यही इंडिया चाहता था और इसीलिए इंडिया ने इस ऑपरेशन संदूर को लॉन्च किया, जिसने बिलाखिर पाकिस्तानी रियासत से अपने मुतालबात मंजूर करा लिए। लेकिन फड्डा ये है कि ये मामला आइन के बगैर, आइन में तरमीम के बगैर हल नहीं हो सकता। तो अब आइन में तरमीम होगी। तरमीम के ज़रिए जो इतलाआत आ रही हैं, जो कुछ सुना जा रहा है कि वो ये है कि सीटें तो ख़त्म नहीं की जाएंगी, सीटों की तादाद कम कर दी जाएगी। चलिए, सीटों की तादाद कम कर दी जाएगी तो सवाल ये है कि जब आइनी तरमीम करके आप सीटों की तादाद कम कर देंगे और सीटें तो बरकरार रहेंगी, तो क्या ऑपरेशन संदूर वाले फिर से कोई एजिटेशन लॉन्च करेंगे। यहाँ सिक्योरिटी ज़राए की बात हुई है कुछ अखबार नवीसों से। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि नहीं, ये इंडिया के एजेंट नहीं है। ऑपरेशन संदूर वालों की तरफ इशारा उन्होंने किया कि ये इंडिया के एजेंट नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर ये इंडिया के एजेंट नहीं हैं तो फिर किसके एजेंट हैं? क्या ये पाकिस्तान के एजेंट हैं?
इन लोगों ने, आपने तकरीरें सुनी होंगी अख्तर डार की भी, और वो मौलवी उमर, वो रासपुटीन की शक्ल वाला एक मौलवी उमर है, उसका पूरा नाम मुझे याद नहीं, मौलवी उमर के नाम से मशहूर है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत जहरीली तकरीरें करता है, और ये दोनों हजरात पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आर्मी को डाइन करार दे चुके हैं। अपनी तकरीर, इन्होंने अपनी हर तकरीर में डाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो फिर मान लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान को डाइन कहे, जो पाकिस्तान की आर्मी को डाइन कहे, वो पाकिस्तान का एजेंट है, वो पाकिस्तान का हामी है। और इन्होंने पाकिस्तान के परचम जहाँ जहाँ नज़र आए उतार कर गिरा दिए, अपने पाँव से उनको रौंदा। बलूचिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान का कौमी परचम उतार कर फेंक दे तो उसे गोली मार दी जाती है। क्या ख्याल है? नहीं मारी जाती, मार दी जाती है, नहीं छोड़ा जाता। पंजाब और सिंध में तो खैर इसका कोई तस्वर ही नहीं है। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, ये 100% आबादी मुहब्ब वतन है, लेकिन बलूचिस्तान में एक तबका पाकिस्तान से बागी हो चुका है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और अगर उनमें से कोई पाकिस्तानी परचम को उतार कर इस तरह फेंके जिस तरह ये ऑपरेशन सिंदूर वाले फेंकते रहे हैं, तो उनको गोली मारी जाती है, इसके अलावा उनका कोई इलाज नहीं होता। यही सूरत हाल पख्तूनख्वा में है। वहाँ अवाम में से कोई परचम नहीं फेंकता, लेकिन वहाँ जो टीटीपी के दर अंदाज हैं, जिनको फितनतुल खवारिज का नाम दिया गया है, वो पाकिस्तानी परचम उतार भी देते हैं, फेंक भी देते हैं, और फिर इनको हिलाक भी कर दिया जाता है। जहाँ हमने ये देखा कि ये चीज़ें जायज़ है। पंजाब को गाली, पाकिस्तान को गाली, आर्मी चीफ़ को गाली, आर्मी चीफ़ के और पाकिस्तानी हुक्मरानों के जितनी तस्वीर वाले बोर्ड लगे हुए थे उन पर काली लकीरें किसने खींची? ये भी पाकिस्तानी एजेंटों ने किया होगा, फिर मानना पड़ेगा। बहुत परेशान कुन सूरत हाल है। तो ये इस मसले पर तनाज़ा अभी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जब ये आइनी तरमीम पास होगी तो ये फितरतुल हिंदुस्तान कह लें या ऑपरेशन सिंदूर कह लें, ये इसकी जनरल बॉडी का इजलास होगा, वो मुस्तरद करेगा और एक नई तहरीक का ऐलान करेगा, तब रियासत क्या करेगी। बहरहाल फ़िल वक्त तो बहरान टल गया है, और हमारे PTI के दोस्त इस पर बहुत मायूस और दुखी हैं। वो तो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से अलग हो जाएगा और फिर यहाँ पंजाब में तहरीक चलेगी और इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आएगा। भाई जो भी हो जाए दुनिया में, इमरान खान अब बाहर नहीं आएगा। आप बेफिक्र होकर बैठना चाहें तो बेफिक्र होकर बैठ जाएं, इसी तरह तड़पते रहना चाहें तो तड़पते रहें, इमरान खान बाहर नहीं आता। अच्छा नाज़रीन, इस सूरत हाल से हौसला अफजाई पाकर इंडिया के दो बड़े लीडरों ने पाकिस्तान को ख़तरनाक धमकियाँ दी हैं, ऐसी धमकियाँ जो इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी नहीं दी थी। एक तो इनमें से आर्मी चीफ़ है अपिंदरा द्विवेदी, ये नरेंद्र मोदी से मिलता जुलता नाम है, अपिंदरा द्विवेदी। तो ये अपिंदरा द्विवेदी ने कहा कि इस मरतबा पाकिस्तान ने कोई दहशतगर्दी की तो पाकिस्तान को सुफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। सुफ़ा हस्ती से मिटाने का लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो फ़िक्रा उसने इस्तेमाल किया वो उसका मतलब 100% यही था। मसलन उसके फ़िक्रा ये था कि फिर दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को कोई और जगह ढूंढनी होगी, दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान को कोई और जगह ढूंढनी होगी। यानी इस वक्त जिस जगह पाकिस्तान का नक्शा है, जिस जगह पाकिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान नहीं रहेगा। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी हुकूमत फिर कहीं और चले जाएँ, अफ्रीका में चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ, अंटार्कटिका में चले जाएँ, जहाँ हम इनको नहीं रहने देंगे। ये बहुत बड़ा दावा है, दिमाग की ख़राबी की अलामत है, लेकिन अल्फाज के हिसाब से इस तरह की फ़ौजी धमकी नाकाबिल कबूल है। इसी तरह उनका जो एक और लीडर है वज़ीर ख़ारजा राजनाथ सिंह, उसने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सर क्रीक में कोई फ़ौजी एडवेंचर किया जो कि पाकिस्तान नहीं कर रहा, वहाँ मामूल की फ़ौजी नकल व हरकत को वो इंडिया गैर मामूली नकल व हरकत बनाकर दिखाने पर तुला हुआ है। और उसने कहा कि अगर पाकिस्तान ने एडवेंचर किया तो हम पाकिस्तान का जोग्राफिया तारीख़ दोनों बदल देंगे। यानी सेम वही बात जो आर्मी चीफ़ ने की वो इसने भी की। और फिर ये कहा कि हम कराची को भी काट देंगे क्योंकि कराची सर क्रीक के पास ही है। ये धमकियाँ दी हैं। तो ये अब यहाँ मुबस्सिरीन कह रहे हैं कि इंडिया सर क्रीक की तरफ से हमला करेगा, और कुछ का ख्याल है कि नहीं वो इंटरनेशनल बॉर्डर खोलेगा। मेरा ख्याल है कि वो ये दोनों काम नहीं करेगा, ना तो वो सर क्रीक पर आएगा
اور وہاں پاکستان کا ڈیفنس بہت مضبوط ہے، انڈیا کو بھی پتہ ہے. اگر ہمیں غیر فوجی ہوتے ہوئے ہمیں بھی پتہ ہے تو انڈیا کی فوج کے پاس تو ساری انٹیلیجنس ہوگی، اسے پتہ ہے کہ سر کریک اور کراچی میں پاکستان کا بری دفاعی نظام بلکہ فضائی اور بحری تینوں دفاعی نظام کتنے مؤثر ہیں. انٹرنیشنل بارڈر پر جنگ کرنے کا وہ متحمل انڈیا ہو ہی نہیں سکتا، اور اس کی بھی وجوہات آپ کے علم میں بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، مجھے بھی علم ہے اور انڈیا کو بھی علم ہے. مجھے جو لگتا ہے کہ یہ سر کریک اور انٹرنیشنل بارڈر کا شور مچا کر توجہ ہٹا کر یہ حملہ کرے گا آزاد کشمیر کی طرف سے، اگر کرے گا. کیونکہ راوی کہتے ہیں کہ انڈیا کی جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کے لیڈروں سے ساز باز مکمل ہو چکی ہے، اور آپ حملہ کریں، ہم اندر سے ریولٹ پیدا کریں گے، پاکستانی فوج کے رستے روک دیں گے اور آپ آ کر آزاد کشمیر پر قبضہ کر لیں. اور یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے دراصل جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا چہرہ ہے، اور یہ لبریشن فرنٹ وہ ہے جس نے ہمیشہ بھارت کے لیے ایجنٹی کی ہے، بھارت کے لیے سہولت کاری کی ہے. اس کا ایک غدار تھا مقبول بٹ، اس نے جہاز اغوا کیا اور لاہور ایئرپورٹ پر لا کر کھڑا کر دیا. چھوٹا جہاز تھا، بیکار جہاز تھا، اس جہاز کو اغوا کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا. لیکن سوائے اس کے کہ اس اغوا کو، اس ہائی جیکنگ کو بنیاد بنا کر پاکستان انڈیا ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا رابطہ ختم کر دے، اور اس نے رابطہ ختم کر دیا. اور رابطہ ختم کرنے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب نہ تو پاکستان سے کوئی ہوائی جہاز کمک لے کر وہاں جا سکتا ہے، نہ دوسری مدد پہنچ سکتی ہے، تو اس نے پھر مشرقی پاکستان کو انسرکل کر کے چاروں طرف سے اس کے اندر گھس گیا. بعد میں یہ غدار مقبوضہ کشمیر گیا انعام پانے کے لیے، لیکن وہاں اس کی کوئی چپکلش ہو گئی ان سے، انہوں نے پکڑ کر اس کو پھانسی دے دی مقبول بٹ کو. تو یہ JKLF کا چہرہ ہے. اچھا، اب ایک فرق یاد رکھیے، ایک لائن ہے اس کشمیر کمیٹی کی قیادت میں اور عوام کے اندر اس کے حامیوں میں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اور بالکل انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی طریقے سے حکومت کے ساتھ مفت بجلی کا مطالبہ منوا لے تو سب اس کا ساتھ دیں گے. میں بھی ساتھ دوں گا کیونکہ مجھے بھی مفت بجلی چاہیے. مجھے اس سے غرض نہیں ہوگی کہ یہ جو جس نے یہ مطالبہ طاقت کے زور پر منظور کرایا ہے یہ اس کا چکر کیا ہے، میں اس سے لا علم ہوں. آپ نے شاید پڑھا ہو کہ سندھ میں ایک ڈاکو تھا پرو چانڈیو، وہ عوام کے اندر اتنا مقبول تھا کہ اگر الیکشن لڑتا تو وہ جیت جاتا. بڑے بڑے سیاسی جگادریوں کو وہ شکست دے دیتا، بڑے بڑے سیاسی پنڈت اس کے سامنے ہار جاتے. پولیس مقابلے میں مارا گیا. وہ اس لیے مقبول تھا کہ وہ بڑے بڑے وڈیروں کو لوٹتا تھا اور پھر ارد گرد کے اپنے ویسینٹی کے علاقے میں غریبوں کے اندر رقم تقسیم کر دیتا تھا. کسی کے بیٹی کا جہیز بنا دیتا تھا، کسی کے بیٹے کی داخلہ فیس جمع کرا دیتا تھا، کسی کو قرضہ دے دیتا تھا، کسی کی مکان کی تعمیر نو کے لیے پیسے دے دیتا تھا. تو اب لوگوں نے، یہ انسان کی نفسیات ہے، لوگوں نے تو پھر یہ تو نہیں دیکھا نا کہ یہ ڈاکو ہے، یہ خلاف قانون کام کر رہا ہے، اس کا کام خلاف شریعت بھی ہے. تو اسی طرح کشمیر کے عوام کی پبلک کی اکثریت 100% پاکستانی ہے. انڈیا کی وہ مخالف ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کو بھی پاکستان کا حصہ بنانا چاہتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جب کوئی جتھا طاقت اور غنڈہ گردی کے بل پر انہیں تعلیم دلوا دے، مفت بجلی دلوا دے، مفت علاج دلوا دے. پنجاب میں تو آپ نے دیکھا نا کہ علاج اب غریب آدمی کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. سندھ میں تھوڑا بہت علاج ہو جاتا ہے غریبوں کا، پنجاب میں تو غریبوں کے علاج کا رستہ ہی بند کر دیا گیا ہے. پختونخوا میں بھی یہی صورتحال ہے. تو جب یہ اتنی بڑی بڑی سہولتیں یہ کمیٹی لے کر دے اور اصل ایجنڈا کچھ اور ہو تو لوگوں نے ایجنڈا نہیں دیکھنا، لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں. تو اب یہ حکومت پاکستان، افواج پاکستان، ظاہر ہے یہ سب الرٹ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ اگر بھارت نے آزاد کشمیر پر ایڈونچر کیا تو یہ مولوی عمر اور اختر انڈیا کی وہ سب کچھ کریں گے جو ایسے موقع پر غدار کیا کرتے ہیں. وہ بھارت کا ساتھ دیں گے، وہ پاکستانی فوج کا رستہ روکیں گے. اختر ڈار خطرناک بھارتی ایجنٹ ہے، لیکن اس سے بھی بڑا خطرناک جو رپورٹیں مجھ تک پہنچی ہیں وہ مولوی عمر ہے. وہ تو کٹر جن سنگی ہے،
कट्टर कट्टर जनसंघी। पाकिस्तान की दुश्मनी की आग में वो जल जल कर उसका रंग भी सांवला हो गया। देखिए क्या होता है नाज़रीन। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।